हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ्स स्टडी वाले वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर इसी तरह हिंदी और रीजनिंग के भी वीडियोस बना दीजिए। तो आज हम लोग हिंदी पे बात करेंगे, कंप्लीट ए टू जेड बात करेंगे। तो आप लोग ईयरफोन लगा के इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें नया पता चलेंगी। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपने नहीं पढ़ रखी होंगी, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आप उस लेवल तक जाके उतने डीप में जाके नहीं पढ़ रहे होंगे जितने डीप में यूपीएसआई में क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये सब टॉपिक्स पढ़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब टॉपिक्स ही आपको दूसरों से अलग करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम की कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं हिंदी में यूपीएसआई में, कौन कौन से टीचर से आपको वो चीज़ पढ़ना है, कहाँ से आप उसके सिलेबस को कवर कर सकते हो, कौन कौन से बुक्स फॉलो कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद साहित्य में आपको अलग से क्या करना है, आपको साहित्य पूरा बुक में मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक्स कब देने हैं, उसके बाद नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या चीज़ें हैं, पूरी चीज़ें बताऊंगा फ्रॉम ए टू जेड। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यूपीएसआई के हिंदी का जो सिलेबस है वो हम टॉपिक वाइज अब बात करेंगे कि उसमें क्या क्या आता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्णमाला, स्वर व्यंजन, इसके प्रकार, संज्ञान, उसके प्रकार, इसी तरह सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण, प्रकार, उसके अवस्था जैसे मूल अवस्था, प्रथम अवस्था, उत्तरावस्था, ऐसे भी सवाल पूछता है। तो आपको इस डीप तक जाके पढ़ना है। उसके बाद क्रिया है, क्रिया विशेषण है, क्रिया में जैसे संयुक्त क्रिया है कि परोकालिक क्रिया है, अपूर्ण है या प्रेरणार्थक है, तो उसके जितने भी प्रकार हैं वो सब आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, केवल ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है। इसी तरह कारक, कारक के भेद, 8 प्रकार के कारक होते हैं, उनमें कौन कौन से शब्द होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कारक है, उसको एग्जाम्पल्स में देके पूछ लेता है। इसी तरह अव्यय है, वाच्य है, उसके प्रकार हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन, इसमें तिर्यक बहुवचन भी पूछ लेता है, वाक्य में देके उसका तिर्यक बहुवचन पूछ लेता है। कई बार वाक्य देता है और उसका वचन बदलने के लिए कहता है, जैसे मान लीजिए आम, मैंने आम खा लिया है, अब इसका कहेगा कि आप इसका बहुवचन बनाओ। तो उसका आप बहुवचन बनाओगे, जैसे हमने आम खा लिया है। तो इस तरीके से एक वचन बहुवचन में भी थोड़ा अलग टाइप का सवाल बनाता है। उसके बाद आप काल है, आप काल को ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, लेकिन इसमें भी अंदर तक अब जाके पूछता है कि इसमें से कौन सा संदिग्ध भूत है या फिर हेतु, हेतु मत भूत है, सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है। तो डिटेलिंग में जो है इन सब टॉपिक से अंदर से क्वेश्चंस भी अब यूपीएसआई में बनते हैं। तत्सम है, तद्भव है, उपसर्ग प्रत्यय है, समास, संधि है, लिपि एवं उसकी उत्पत्ति, लिपियों पे पूछता है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति पे भी सवाल आते हैं, लिपि से भी सवाल आते हैं। उसके बाद जो है भाषा एवं उसकी बोली, कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, ऐसे सवाल आपने देखे होंगे जब आप मॉक दे रहे होंगे। जैसे कन्नौजी, द्रविड़, अवधी, बांगरू, गढ़वाड़ी, कुमाऊनी, ये सब आपको क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये आपको पढ़ना है। वैसे ही शब्दों के उच्चारण स्थान, जैसे स्वर और व्यंजन का अलग अलग उच्चारण स्थान आपसे पूछ लेता है कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है। आप जब किसी व्यंजन को बोलते हो तो वो कहाँ से निकलता है, जीवा से आवाज़ निकलती है, कंठ से निकलती है, तालु से या फिर दंत से, इस पे भी सवाल आते हैं। इसी तरह विराम चिन्ह पे सवाल आते हैं कि विराम चिन्ह कितने प्रकार का होता है, पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है, अर्ध विराम कहाँ लगाया जाता है, अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें भी पढ़नी है अभी डिटेल में। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले बता रखा, संधि, संधि विच्छेद, इसमें वृद्धि, यण, आयाति, संधि आपको बढ़िया से डिटेल में पूछना पढ़ना है, क्योंकि ये सब अच्छे से आता है। समास, रस, छंद, अलंकार, अलंकार में केवल आपको यमक, रूपक, श्लेष, उपमा, ये सब ऊपर ऊपर की चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको अंदर से भी पढ़ना है। मतलब कुछ ऐसे अलंकार भी होते हैं जो कि कम यूज होते हैं, लेकिन वो सब यूपीएसआई के सिलेबस में है, जैसे कि विभावना है, ब्याज निंदा है, ब्याज स्तुति है। इस पे भी सवाल आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो उस पर देखे होंगे। इसी तरह पर्यायवाची है, विलोम है, शुद्ध वर्जनी है। इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं, ये साइड की चीज़ें हैं, लोग इसको छोड़ते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन यकीन मानिए यहीं से आप डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हो। अगर इस पे आप अपनी पकड़ बनाते हो तो हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर लेते हो। तो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से बुक से कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका ये चीज़ जो है आपका इस पर कमांड हो जाए। इसी तरह मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, देशज शब्द, विदेशज शब्द, ये सारी चीज़ें जो है
यूपीएसआई के सिलेबस में है और ये पूछता है। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, हो सकता है मैं आगे पीछे बोल रहा हूँ बट आप बढ़िया से ईयरफोन लगा के सुनो, मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि इसमें पूछी जा रही है। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य वर्तनी को शुद्ध करना, जैसे वर्तनी को शुद्ध करना तो आता ही है, एक गलत वाक्य भी दे देगा, उसको भी आपको शुद्ध करने के लिए फिर 4 ऑप्शन दे देगा कि उसमें आप सही वाक्य को चूज करो। इसी तरह रिक्त स्थान को भरें, आपका जैसे कोई पैराग्राफ दे देगा उसमें रिक्त स्थान छोड़ देगा, कई बार उसमें पर्यायवाची भरना पड़ता है या समानार्थी शब्द या फिर उससे रिलेटेड शब्द भरना पड़ता है। इसी तरह आपसे राजभाषा से रिलेटेड चीज़ें पूछता है कि आयोग कब बना, आयोग के अध्यक्ष पहले अध्यक्ष कौन थे, या फिर उससे रिलेटेड आर्टिकल भी जो है पॉलिटी की जगह, मतलब पॉलिटी में तो पूछ ही सकता है, हिंदी में भी पूछ लेता है। तो हिंदी राजभाषा से रिलेटेड ये भी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपका गद्यांश आता है और उसका आपको उत्तर देना होता है, ये तो आपको पता ही है, इंग्लिश में इसको कंप्रहेंशन बोलते हैं। उसके बाद होता है लोकोक्तियों को पूरा करना, मतलब आपको कोई प्रसिद्ध लोकोक्ति दे देगा और उसको बोलेगा कि उसमें पूरा करिए, उसमें 2 जगह या फिर 1 जगह फिल इन द ब्लैंक दे देगा, खाली स्थान देगा। तो अगर आपको लोकोक्ति पता रहेगी, याद रहेगी, तभी आप उसको भर पाओगे। कई बार ऐसी लोकोक्ति पूछ लेता है जो कि नहीं आता है, तो आपको इस पे भी विशेष ध्यान देना है। अब बात करेंगे साहित्य की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साहित्य को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, ऊपर-ऊपर से पढ़ के रचनाकार कुछ पढ़ के फिर कहते हैं कि हो गया मेरा साहित्य, लेकिन साहित्य बहुत ही डीप में है। अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है तो आपको साहित्य इस लेवल तक जाके पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आप 35-36 स्कोर कर ले, लेकिन अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ के चलनी पड़ेंगी, कि हो सकता है आप ही के शिफ्ट में इन सब चीज़ों पे सवाल आ जाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, काल युग पूछ लेता है कि कौन भक्ति काल से रिलेटेड है, कौन रीति काल से रिलेटेड है, मतलब कौन सा कवि किस काल का है वो पूछ लेगा। कौन कवि किस युग का है, द्विवेदी युग का है, भरतेंद्र युग का है, तो इस पे पूछ लेता है। उसके बाद अष्टछापी कवियों के नाम वगैरह पूछ लेता है। उसके बाद रचना एवं रचनाकार, कोई रचना दे देगा, उससे पूछ लेगा इसका रचनाकार कौन है, या फिर रचनाकार दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सी रचना है प्रसिद्ध उस रचनाकार की। इसी तरह पत्रिका एवं उसके संपादक, कौन सी पत्रिका किस संपादक से रिलेटेड है, इसका पहला संपादक कौन था, या फिर ये किस भाषा में प्रकाशित होती है, तो ये आपसे पूछ सकता है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन थी, संस्कृत की प्रथम पत्रिका कौन थी, तो ऐसे भी सवाल आते हैं। उसके बाद साहित्यकार रचनाकार के उपनाम पूछ लेता है। जैसे आज आप जानते हैं कि बहुत सारे साहित्यकार रचनाकार हैं जिनका कुछ अलग उपाधि दिया गया है, तो वो भी पूछ लेता है कि ये प्रसिद्ध उपाधि कौन से रचनाकार की है। उसी तरह उसी रचनाकार का प्रसिद्ध कोट दे के आपसे पूछ लेगा कि ये प्रसिद्ध कोट जो है, ये प्रसिद्ध लाइन किस रचनाकार की है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलेगा ये आपको, लेकिन ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ये सब चीज़ें आपको छोड़ के नहीं चढ़नी है। ये सब यूपीएसआई के सिलेबस में है और पेपर में भी आया हुआ है। आप प्रीवियस अगर दे रहे होंगे तो आपको दिख रही होगी ये सब चीज़ें। उसके बाद आजकल ये भी पूछ लेता है कि ये जो रचना है ये किस विधा की रचना है, मतलब नाटक है कि काव्य है, उपन्यास है कि वृत्तांत है कि कहानी है कि संस्मरण है कि आत्मकथा है। आपसे पर्टिकुलर एक नाम दे देगा रचना का और पूछ लेगा कि ये किस विधा की रचना है। तो कुछ फेमस 100-150 हैं, वो आपको याद करनी पड़ेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा वो साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं हैं, आपको उसका जो है विधा भी याद करके जाना होगा, क्योंकि विधा पूछ लेता है। उसके बाद कवि एवं उसके शिष्य, किस कवि के कौन शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे, रामानंद के शिष्य कौन थे, तो ये सब चीज़ें भी पूछता है, आपको पढ़ के जाननी पड़ेंगी। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसे प्राप्त हुआ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज प्लस 2 राजस्थानी प्लस अंग्रेजी में, लेकिन आपको केवल हिंदी वाला पढ़ना है। आप सब लोग जानते होंगे 1954 में इसकी शुरुआत हुई, तो ये भी पूछ लेता है कि पहला कब दिया गया था। पहला 1955 में दिया गया था, तो तब से लेकर आज तक जितने भी लोगों को दिया गया है, ये पूछ लेता है कि इस रचनाकार को किस वर्ष दिया गया था या फिर किस रचना के लिए दिया गया था, तो ये आपको पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कि इसका आपको पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। पीडीएफ आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। जो भी 1954 से लेकर अभी तक जितने भी लोग पाए हैं, उसको 3 कॉलम में डिवाइड करके आप अपने नोट्स में लिख लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। इसी तरह ज्ञानपीठ पुरस्कार एक ही भाषा में दिया जाता है 1 साल, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। हिंदी के अलावा भी बंगाली वाला पूछ सकता है कि प्रथम बंगाली किस वर्ष दिया गया, तो अन्य भाषा वाली पूछ सकता है, बट ज़्यादा चांसेस है कि हिंदी वाला ही पूछे कि
हिंदी का किस वर्ष किसको दिया गया ये पूछ लेता है। उसके बाद व्यास सम्मान भी आपको पढ़ना है, आपको छोड़ के नहीं जाना है। व्यास सम्मान भी जो है आपके सिलेबस में है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। इसी तरह सरस्वती सम्मान, ये सारे सम्मान जो है ये आपको ये चीज़ जरूर पढ़नी है कि ये कब शुरू हुआ था और पिछले लेटेस्ट 5-6 सालों में ये किसको मिला है। खास करके सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, देव पुरस्कार, इसमें आपको सारा नहीं पढ़ना है। आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करके अपने कॉपी में लिख लेना है। जो भी फेमस है वो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये बुक फेमस है, मैंने सुन रखी है। आपको उसको डाउनलोड करके लिख लेना है, उसको किसने लिखा है और किस वर्ष उस फेमस आदमी को वो पर्टिकुलर पुरस्कार मिला था, वो आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। उसको बार बार रिवाइज करते रहना है। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ और साहित्य आपको पूरा पढ़ना है। जब से ये मिल रहा है, ये कब स्टार्ट हुआ, किनको किनको मिला है, तो ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। आप इंटरनेट से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मैं ऐसे ही पढ़ता था, पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख लिया था। उसके बाद मैं इसको बार बार रिवाइज करता था। उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि साहित्य में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन साहित्य में बन सकते हैं। तो देखो, साहित्य में रचना देकर रचनाकार का नाम पूछ सकता है या फिर रचनाकार देकर रचना का नाम पूछ सकता है। इसके बाद अगला टाइप का सवाल ये हो सकता है कि इस साहित्यकार को किस रचना के लिए पुरस्कार मिला। आपको दे देगा कि मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए मिला, तो वो आपको फिर 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल आ सकता है। ये रचना किस विधा की है, मैंने आपको ये बता रखा है, विधा पूछ सकता है। अगला तरीका ये है कि जैसे कितनी नाव में कितनी बार, किस रचना के लिए, मतलब इस रचना के लिए अज्ञे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इस तरीके से सवाल आ सकता है। उसके बाद कौन सी साहित्य कौन सी भाषा में रचित है, तो ये बहुत सारे जो फेमस हैं, जैसे पद्मावत का पूछ लेता है कि ये अवधी में रचित है। तो बहुत सारे जो फेमस मतलब रचयिता है, उसका मतलब जो भी रचना है उसका पूछ लेता है कि ये किस भाषा में रचित है। तो लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध का है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पूछ लेता है कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। जो भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुरस्कार है उनके पुरस्कार का वर्ष भी पूछ लेता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है क्योंकि ये आपके पेपर में आती है। तो अगली बात करेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, आपको ग्रामर वाला सेक्शन कहाँ से पढ़ना है। तो यूट्यूब पे एग्जाम्पल पे विवेक सर पढ़ाते हैं, बहुत ही मजे हुए टीचर हैं, हिंदी के बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक हिंदी का नहीं है जो ये नहीं पढ़ाए होंगे यूट्यूब पे फ्री में, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। मैं इनसे ही पढ़ा हूँ। आप RWA पे नवीन सर पढ़ाते हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। मेरा कंसर्न इस बात को लेकर नहीं है कि आप किस टीचर से पढ़ते हो, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। जैसे आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हो तो इसके 3 से 4 वीडियो होंगे मैक्सिमम, आधे आधे घंटे के। तो आपको उसको देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तुरंत नोट नहीं करना है। कुछ देर बाद आपको उसको प्रॉपर अपने नोट्स में नोट करना है और हर चैप्टर के पीछे आपको 4 से 5 पन्ने छोड़ देने हैं, ताकि जब भविष्य में आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कोई नया सवाल मिले तो आप उसको वहाँ जाके नोट कर लें। इसी तरह हम लोग प्रैक्टिस के लिए आप लोग राजपाल यादव की बुक को रिफर कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं, मोर देन इनफ है। तो आप इसको डेली बेसिस पे 45 मिनट से 1 घंटा पढ़ने की प्रैक्टिस डालिए। साहित्य वाला पोर्शन भी पढ़िए, वोकैब वाला पोर्शन भी पढ़िए। जिसके पास आदित्य की बुक है, आदित्य पब्लिकेशन वाली, वो उससे भी पढ़ सकता है, लेकिन इसमें कुछ एरर है। तो जब भी आपको लगे कि नहीं यार इसका ये नहीं हो सकता या फिर गलत है, तो आप उसको एक बार गूगल जरूर कर लो, क्योंकि उसमें एरर्स हैं, बहुत सारे एरर्स हैं। तो अगर आप नया परचेस करने वाले हो तो आप राजपाल यादव को परचेस करो। अगर आपका आदित्य पब्लिकेशन पहले से है तो आप उसको ही हिसाब से देख के बच बच के आप उसको पढ़ सकते हो। इसी तरीके से जब आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक्स लगाने शुरू कर देने हैं। एक बात मैं आपको और बता दूंगा, आपको शायद ये बुक के बारे में पता नहीं होगी, एक अरिहंत की बुक आती है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको मैंने अपने टाइम पे परचेज किया था और यकीन मानिए जितने भी वोकैब वाले पार्ट है, जैसे पर्वाची है, विलोम है, वाक्यांश के लिए एक सब, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, मुहावरे, साहित्य वाला पोर्शन, बुक्स, भक्ति काल, वृत्ति काल, युग, किस विधा की रचना है, पत्रिकाएं, अवार्ड, ये सब पर्टिकुलर इसमें अलग से स्पेसिफिक टॉपिक बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें दिया हुआ है। मैंने इस बुक को पढ़ा है, कई बार पढ़ा है और ये बहुत ही मुझे अच्छी बुक लगी। तो अगर आप उस चीज़ के लिए इस बुक को लेना चाहते हो तो आप ले लेना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने अपने टाइम पे पढ़ रखी है। अगली बात हम लोग करेंगे कि आपको जब आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको सेक्शनल मॉक देना शुरू कर देना है
क्योंकि बहुत ही कंपलसरी है हिंदी में प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका ओवरऑल जितना भी सिलेबस है वो आपके नज़र से गुजरता है। 12 से 15 मिनट में आप 40% अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 10 से 12 मिनट में भी कर सकते हो। तो इतने ही टाइम लगेगा आपका एक सेक्शनल मॉक देने में और आपका पूरी हिंदी आपकी रिवाइज हो जाएगी। और इससे खास करके आपके वो वाले पोर्शन जो वोकैब वाले पोर्शन है, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थक शब्द, निकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, साहित्य, ये सब वाले जो पोर्शन है जो कि थोड़ा सा भूलता है, क्योंकि मेन ग्रामर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया काल, ये तो सब लोग पढ़े होते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई ये सब चीज़ें थोड़ी भूलती है। आदमी कम पढ़ा होता है जब अपने एकेडमिक पीरियड में, तो ये सब चीज़ें आपके सामने से बार बार गुजरती हैं, तो इस पर आपका कमांड होते जाता है। तो सेक्शनल मार्क आपको जरूर से देना है। अगली बात ये कि आपको साहित्य के लिए विशेष ध्यान देना है और आपको एक अलग से कॉपी बनाना है। जो चीज़ें बुक्स में दी हुई हैं वो तो आपको वहाँ से आप कवर कर लोगे, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो सारे अवार्ड्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, जैसे साहित्य अकादमी है, ज्ञानपीठ है, इंदु शर्मा है, व्यास सम्मान है, देव पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान है, मंगला प्रसाद पारितोषिक है, ये सब चीज़ें आपको बुक में उतनी अच्छी से नहीं मिलेगी, या फिर शायद आपको छिटपुट तरीके से मिले, कहीं कहीं एक आध सवाल दो सवाल मिले। तो इसको आपको इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि साहित्य अकादमी का पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार का पीडीएफ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके, मतलब इंटरनेट पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने कॉपी में नोट कर लो और इसको बार बार पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्जाम में आ रही हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो। उसके बाद जैसे ही आपकी तैयारी 2 से ढाई महीने 3 महीने की हो जाती है, तो आप अपना मॉक देना भी स्टार्ट कर सकते हो और मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करना। मैं अभी केवल हिंदी की बात कर रहा हूँ। हिंदी के मॉक एनालिसिस की एक प्रॉपर कॉपी बना लेना, उसमें जो भी सवाल आपको नए मिलते हैं आप उसको वहाँ पे नोट करो। व्याकरण का पोर्शन अलग कर लो, साहित्य का पोर्शन उसमें अलग कर लो, उसको प्रॉपर उसमें नोट करो और उसको बार बार रिवाइज करो। यही सारे तरीके हैं, कुछ अलग से ऐसा रामबाण नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बस कुछ अलग चीज़ें हैं जो शायद आपसे छूटी हुई थी, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको मैंने तरीका बता दिया, आपको मैंने बुक्स बता दिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है। बाकी करना इसको आप ही को है। इसी तरीके से आप डेली 2 से ढाई घंटे अपने ग्रामर वाले पोर्शन को दीजिए। अपना सिलेबस जो है प्रॉपर नोट्स बनाते हुए उसको कंप्लीट करिए। एंड 1 से 1.5 घंटे आप अपने वोकैब वाले सेक्शन को दीजिए। कुल मिलाकर 3 से 3.5 घंटा स्टार्टिंग में आप हिंदी को दीजिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना शुरू किए हैं। लास्ट में आपका ग्रामर वाला टाइम कम होता जाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, और वोकैब और साहित्य वाला आप टाइम थोड़ा बढ़ा देना, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत करिए कि फॉर्म कब आएगा। फॉर्म को जब आना होगा आ जाएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी रखिए, ताकि जब फॉर्म आए और एग्ज़ाम हो उसके बीच बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। फॉर्म और एग्ज़ाम के बीच, तो जब आपका फॉर्म आए तो आपकी तैयारी जो है उस हिसाब की हो, क्योंकि इतना छोटा सिलेबस नहीं है कि आप अपनी तैयारी 2 से 3 महीने में कर पाओ। तो आप अभी से जुड़ जाओ, अपनी तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। और किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ढेर सारा प्यार दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग को ऐसे ही यूपीएसआई, यूपी पुलिस, अदर स्टेट एग्जाम्स और एसएससी से रिलेटेड आपको वीडियोस टाइमली बेसिस पे मिलती रहेंगी। थैंक यू। और हाँ, एक बात और, मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ जाके उस पेज को फॉलो कर लो। वहाँ मैं हर एक टॉपिक के शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाऊंगा। जैसे कोई सब्जेक्ट हो तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक ट्रेंडिंग में है उस एग्जाम के, मतलब उस पर्टिकुलर एग्जाम्स में कौन से टॉपिक ट्रेंडिंग में है, कौन से टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं, किसी टॉपिक का पर्टिकुलर टॉप 50, टॉप 100 बेस्ट क्वेश्चन, तो उस टाइप से मैं वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे। तो आप उससे जाके फॉलो कर लो और ढेर सारा प्यार दो। थैंक यू।